हाँ जी, गुड इवनिंग, नमस्ते सबको। आज फिर ऑर्गेनन की ऊपर बात करेंगे। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे आगे। सो अभी जो नेक्स्ट पार्ट है आज डोजेज का, उसके बारे में हम शुरू करेंगे, है ना। तो अभी तक हमने केस टेकिंग के बारे में किया, जो प्रैक्टिकल पार्ट था। केस टेकिंग के बारे में बात की। फिर उसके बाद डिफरेंट जो हैं, कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे वन साइडेड डिजीज और इंटरमिटेंट फीवर्स, या बाकी के जो हैं उनमें क्या क्या डिफरेंस है, मियाजम्स में क्या है, उसके बारे में बात की। प्रूविंग्स के बारे में बात की। लेकिन अभी नेक्स्ट पार्ट जो आ जाता है वो ये है कि डोजेज कैसे होनी चाहिए। अब ये जो टॉपिक है डोजेज का, और उसके आगे फिर पोटेंसी का टॉपिक आ जाता है। इसके ऊपर बहुत कुछ बात लिखी गई है, बहुत कुछ बात की गई है। बड़े लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। हम यहाँ पे जो डॉक्टर हनेमन ने कहा है उसके ऊपर ज़्यादा स्टिक रहेंगे। प्लस कुछ चीज़ें जो मैंने उसमें देखी, जो कुछ चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से आई, क्योंकि हम ये यूजुअली बात आती है रिपीटेशन ऑफ डोज की, वो करेंगे उसके बारे में बात भी, ठीक है ना, कि भी कितनी फ्रीक्वेंटली रिपीट करनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास भी जब स्टूडेंट्स आते हैं क्लिनिक में, वो होता है एक क्वेश्चन होता है दिमाग में भी, इस केस में बड़ी जल्दी जल्दी रिपीटेशन दी, कोई केस है उसमें 6-6 महीने रिपीट ही नहीं हो रही मेडिसिन, है ना। तो ये रिपीटिशन का क्या फॉर्मूला है, या मैं कभी जाता हूँ कहीं पे तो डॉक्टर्स वही बात पूछते हैं, भाई हाउ फ्रीक्वेंटली यू रिपीट द डोज, और कितने या फ्री। हम हर चीज को ना टाइम में देखने की कोशिश करते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। कि हालांकि यहाँ पे भी बात होगी ऑर्गेनन में भी कि इतने इतने टाइम में हम रिपीट कर सकते हैं, बात है सकते हैं की, है ना, वो अंडरस्टैंडिंग की बात है। तो हम हर चीज को ना एक फिक्स टाइम में देखने की कोशिश करते हैं, हर चीज को एक फिक्स्ड, क्योंकि हमारे दिमाग में कैसे सेट है कि अगर कोई चीज करनी है तो उसके लिए एक टाइम और टाइमिंग होनी चाहिए। वो टाइम और टाइमिंग बाद की कहानी है, वो सब बाद में आता है। लेकिन अगर किसी को समझाना हो, जिसको बात इजीली समझ ना आए, तो हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। उससे प्राइमरी है एक सिंपल एस्पेक्ट, दैट इज एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आपको ऐसे केसेस में क्या बताता है, ठीक है ना। सो इनमें से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस से सीखी हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं। रिपीटिशंस के बारे में, पोटेंसीज के बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा, ऑर्गेनन की भी और अपनी भी। उसके बाद ये नहीं कि आप आज ही सीख जाओगे इस चीज़ को, नहीं, आप भी अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखोगे। लेकिन उस रिपीटिशन में एक बेसिक चीज़ है जो डॉक्टर हनीमन भी कहेंगे, जो मैंने भी पहले बहुत बार कही है। अगर हम जिसके साथ भी मेरी रिपीटिशन के ऊपर बात हुई है, चाहे आपके साथ हुई है, चाहे किसी और डॉक्टर के साथ, किसी स्टूडेंट्स के साथ हुई है, तो वो बात मैंने पहले भी कही है कि रिपीटिशन शुड बी डन व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सिंपल, जब जरूरत लगे, जब जरूरत हो। अब वो तो आपने जज करना कि जरूरत है कि नहीं है। जज करने के लिए क्या पॉइंट्स आपने देखने हैं वो डॉक्टर हनेमन बता देंगे। अभी आगे आने आज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज एक एफोरिज्म का फुटनोट है जो बहुत लंबा है, तो मेरे ख्याल से वो नहीं खत्म होगा, क्योंकि वो बात आती है आगे जाके 245, नहीं सॉरी, अपना 250 एफोरिज्म के अराउंड आई थिंक, ठीक है ना। तो लेकिन उसमें आपने ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ों का, मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ में, ठीक है ना, कि एक मेन एस्पेक्ट है, फिर उसके अराउंड जो है वो कहानी हम देखते हैं। उस मेन सेंटर को नहीं कभी छोड़ना। ये नहीं कि सेंटर को छोड़ दिया और ये जो साइड में थी चीज इसको पकड़ लिया, क्योंकि बड़े लोगों ने यही किया हुआ है, साइड वाली चीज पकड़ी हुई है जी। डॉक्टर ने मैंने लिखा कि 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज और 30 डेज में आप रिपीट करते जाओ। उन्होंने वो जो साइड वाली चीज है वो पकड़ ली, और जो सेंटर था वो छोड़ दिया, ठीक है। चलिए,
करते हैं स्टार्ट। सो 244 तक हमने कर लिया था, 245 से स्टार्ट करेंगे। हैविंग द सीन व्हाट अटेंशन शुड इन द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बी पेड टू द चीफ वैरायटीज ऑफ डिजीज। ठीक है ना, बोले कि अभी तक हमने ये देख लिया कि जब हमने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करना है तो जो अलग अलग वैरायटीज हैं डिजीजेस की, उनमें हमने किन चीजों पे अटेंशन देनी है, एंड टू द पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस कनेक्टेड विद देम, और उनके साथ जो सर्कमस्टांसेस बनते हैं, जैसे हमने उसका किया एपिडेमिक का या ऐसा कुछ स्पोरेडिक डिजीज का, तो उसमें जो अलग से सर्कमस्टांसेस बनते हैं उनमें हमने अपनी अप्रोच कैसे रखनी है, हम उस पर किन चीज़ों पे अटेंशन देनी है। वी नाउ पास ऑन टू व्हाट वी हैव टू से रिस्पेक्टिंग द रेमेडीज एंड द मोड ऑफ एम्प्लॉइंग दैम। तो अब हम चलते हैं उस तरफ कि हमने दवाइयों को कैसे देना है, द मोड ऑफ एम्प्लॉइंग दैम टुगेदर विद द डाइट एंड रेजिमेंट टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग देयर यूज। ठीक है ना, और डाइट और रेजिमेंट हमने कैसा रखना है उनके यूज के ड्यूरिंग, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। एवरी परसेप्टिबली प्रोग्रेसिव एंड स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमिलरेशन इन अ ट्रांजिएंट acute or persistent chronic disease is a condition which, as long as it lasts, completely precludes every repetition of the administration of any medicine whatsoever। सिंपल बात, ये सेंटर पॉइंट आपने कभी भी नहीं छोड़ना है जब भी आप अपनी दवाई दे रहे हो। क्या? एवरी परसेप्टिबली प्रोग्रेसिव एंड स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमिलरेशन, प्रोग्रेस चल रही है केस की, ठीक हो रहा है, और हमें स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमिलरेशन भी मिल रही है कि दिनों दिन ठीक हो रहा है, हर दिन ठीक हो रहा है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। परसेप्टिबली प्रोग्रेसिव, हम परसीव कर पा रहे हैं, पेशेंट भी परसीव कर पा रहा है कि प्रोग्रेस ऑफ एमिलरेशन चल रही है, आराम आ रहा है। इन अ ट्रांजिएंट, चाहे वो एक्यूट में हो और परसिस्टेंट, या जो परसिस्टेंट डिजीज होती हैं, क्रॉनिक डिजीज हैं, ये कंडीशन है। इस कंडीशन को हमेशा याद रखना, दिस इज द सेंटर पॉइंट, इसके आसपास बाकी की बातें घूमती हैं। इसीलिए जहां जैसे ही बात शुरू हुई एम्प्लॉइंग ऑफ मेडिसिन की, सबसे पहली बात डॉक्टर हनुमान ने यही क्लियर की है, क्योंकि उनको पता था कि होम्योपैथ ने इसी टॉपिक के ऊपर कंफ्यूज होते रहना सारी उम्र। ही हैड दैट फोरसाइट। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने बाकी सब बातें बाद में की, उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो पहले सुन लो। सो ये एक ऐसी कंडीशन है विच एज लॉन्ग एज इट लास्ट, जब तक ये है, कंप्लीटली प्रीक्लूड्स, बाहर निकाल दो ऐसे किसी भी ख्याल को, सोच लो को, वो हो ही नहीं सकता, करना ही नहीं है। क्या नहीं करना? एवरी रिपीटिशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी मेडिसिन व्हाटसोएवर, चाहे जो भी जैसी भी दवाई है, आपने एडमिनिस्टर या रिपीटिशन उसकी नहीं करनी जब तक थोड़ी सी भी आपको लग रहा है, पेशेंट को भी लग रहा है कि इंप्रूवमेंट चल रही है। बिकॉज ऑल द गुड द मेडिसिन टेकन कंटिन्यूज टू अफेक्ट इज नाउ, यहां पे नाउ आएगा, इज नाउ हेस्टनिंग टूवर्ड्स इट्स कंप्लीशन, क्योंकि जितना भी मेडिसिन ने अफेक्ट करना था, उस वो अफेक्ट अपनी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, तेजी से जा रहा है। सो अब कंप्लीशन हो रही है, आराम आ रहा है, आ रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एवरी न्यू डोज ऑफ एनी मेडिसिन व्हाटसोएवर, इवन ऑफ द वन लास्ट एडमिनिस्टर्ड, चाहे आपने जो की हुई है उसी की कर रहे हो आप रिपीट, है, क्योंकि पेशेंट आगे पूछ रहे डॉक्टर साहब आराम तो है लेकिन कब तक ठीक होऊंगा मैं, तो आपके दिमाग में आया, हमारे दिमाग में आया कि यार अच्छा, ये तो थोड़ी जल्दबाजी में है, चल रिपीट ही कर देता हूँ। नहीं, आपकी दवाई से जल्दी नहीं होगा, क्या होगा ये देखो। एवरी न्यू डोज ऑफ एनी मेडिसिन whatsoever, even of the last administered, that has hitherto shown itself to be salutary, would in this case disturb the work of amelioration। जो आराम आ रहा है वो आता आता वहीं पर रुक जाएगा, और फिर हैरान होते हैं हम कि पहले दवाई दी थी आराम आ रहा था जी, मैंने रिपीट की तो उसके बाद आराम ही नहीं आया।
हम ये नहीं देखते कि भाई आराम ऑलरेडी चल रहा था, चाहे आपने पुरानी जिस दवाई से आराम आ रहा है मैं उसी की डोज की बात कर रहा हूं पहले, बाकियों की तो बात की बात। आपने किसी को फॉस्फोरस 200 पोटेंसी में दी थी, उसको आराम आ रहा है, और वो आके बोला डॉक्टर साहब मैंने ना ये, आते हैं पेशेंट, डॉक्टर साहब मेरा ना ये 1 महीने के बाद फ्लाइट है, मैंने बाहर चले जाना है, तो उसके पहले पहले ठीक हो जाए तो बढ़िया है जी। बीमारी को, शरीर को थोड़ी पता भी आपने बाहर जाना है, बीमारी को थोड़ी पता भी बाहर जाना है इसलिए जल्दी है, उसने तो अपनी पेस पे काम करना है। और आपने भी अगर पेशेंट होके उसी दिन फॉस्फोरस 200 की डोज दे दिया, आपको पता भी आराम आ रहा है, रुका नहीं है आराम, चल रहा है। आज आपके पास पेशेंट आया, उसने बोला डॉक्टर साहब आराम आ रहा है, कुछ भी वापस नहीं गया, कुछ भी रुका नहीं है, एंड यू हैव रिपीटेड द डोज, सो इट विल डिस्टर्ब द वर्क ऑफ एमिलरेशन। क्यों, मैं उसका एक बात बताता हूँ। हमने प्राइमरी और सेकेंडरी एक्शन पढ़ा कि प्राइमरी एक्शन इज ऑफ द मेडिसिन एंड देन द सेकेंडरी एक्शन इज ऑफ द वाइटल फोर्स। तो जो आपके पास एमिलरेशन आ रही है वो वाइटल फोर्स इज क्यूरिंग, ठीक है ना। सेकेंडरी एक्शन जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है प्राइमरी के, क्योंकि जैसा प्राइमरी एक्शन होगा उसके बिल्कुल कंप्लीटली ऑपोजिट सेकेंडरी एक्शन वाइटल फोर्स शो करेगी, ठीक है। तो जब आपने प्राइमरी एक्शन में, सॉरी सेकेंडरी एक्शन था, आराम आ रहा है उसमें, एमिलरेशन हो रही है और बीच में डोज दे दी, तो क्या होगा, डोज के बाद अगेन प्राइमरी एक्शन आएगा, जो एमिलरेशन है वो एग्रेवेशन में तब्दील हो जाएगी, उल्टा काम कर देगी दवाई, बिल्कुल ही उल्टा। इसलिए डॉक्टर कैंट भी बोलते हैं कि जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि मेडिसिन अभी रिपीट करनी पड़ेगी, और 10 दिन और रुक जाओ अगर क्रॉनिक डिजीज है एंड इट गिव्स यू टाइम। अगर आपको पता है कुछ नहीं होने वाला, 10 दिन में ठीक चल रहा है, कोई नहीं, हेडेक की प्रॉब्लम है, पेट दर्द की कोई गल नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, पेन वगैरह ही है, कोई नहीं, जानलेवा नहीं है कुछ, इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, बोल रहे 10 दिन और ले लो कंफर्म करने के लिए, इवन इफ यू फील कि नहीं यार करनी पड़ेगी अभी रिपीट, उसके बाद भी 10 दिन ले लो। ठीक है ना, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। और उसका एक्सपीरियंस डॉक्टर ने मैंने शेयर कर दिया आपके साथ कि every new dose of any medicine whatsoever, even of the one last administered, that has hitherto shown itself to be salutary। वो उसने आपको दिखाया कि मैं आराम कर रही हूँ, और आपने सोचा भी यही तो दवाई है जो आराम कर रही है, चलो एक और दे देते हैं, would in this case disturb the work of enumeration। वो आपके enumeration जो चल रही थी उसको खराब कर देगी, ठीक है ना। तो ये सेंटर है। अब जो भी बाकी के जो सिनेरियोज होंगे, जैसे हमने पहले भी किया, डॉक्टर ने मैंने शुरू में कह दिया कि फिजिशियन ने ना तो सेकेंडरी सिम्टम को ठीक करना है ना प्राइमरी सिम्टम को ठीक करना है, उन्होंने उसने जो क्रॉनिक म्याज्म है उसको ठीक करना, वो सेंटर है। उसके आसपास जो उसके सिनेरियोज थे, कोई लोकल डिजीजेस का, कोई मेंटल डिजीजेस का, साइकेट्रिक इमोशनल डिजीजेस का, कोई एक्यूट्स का, ठीक है ना, साइड में उन्होंने उसके सबके सर्कमस्टांसेस बता दिए, लेकिन ये नहीं है कि म्याज्म को छोड़ देना है। सो उसी तरह एफोरिज्म 245 को हमेशा याद रखना है, लिख के रख लो अपने पास कि भाई ये एफोरिज्म नहीं भूलना जब भी मैंने दवाई देनी है या रिपीट करनी है, इसको पढ़ लेना है मैंने दोबारा। सो ऑन द अदर साइड, on the other hand, the slowly progressive emulation consequent on a very minute dose whose selection has been accurately homeopathic, when it has met with no hindrance to the duration of its action, sometimes accomplishes all the good the remedy in question is capable from its nature of performing in a given case in periods of 40, 50 और 100 days। ठीक है ना, बोले ठीक है वो चीज हो गई। अभी आगे का एक्सपीरियंस कि द स्लोली प्रोग्रेसिव, जहां पे हमें दिखती है बड़ी धीरे 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 करके प्रोग्रेसिव एमिलरेशन चल रही है, लेकिन चल रही है, और हमने दी भी बड़ी माइन्यूट डोज थी, बहुत, एक ग्लोब्यूल 2 ग्लोब्यूल हमने दिए थे, whose selection has been, और तीसरी क्या कंडीशन भी, हमें ये भी पता है कि एक्यूरेटली होम्योपैथिक रेमेडी है, बिल्कुल सही दवाई है, और नेक्स्ट बात कि उसमें कोई हिंड्रेंस भी नहीं हुई बाहर से, कोई ऐसी चीज खाई पी नहीं गई, कोई ऐसी कंडीशन नहीं हुई जो उसके एक्शन को हिंडर करे। तो यूजुअली जो ऐसी दवाई दी होती है और वो स्लोली प्रोग्रेसिव एमिलरेशन में चल रही होती है, तो जो मेडिसिन है, जो रेमेडी है या डोज है, इज कैपेबल फ्रॉम इट्स नेचर ऑफ परफॉर्मिंग, वो परफॉर्म कर रही है ना गिवन केस
इन पीरियड्स ऑफ 40, 50 और 100 डे। तो जो उसका जो एक्शन है वो यूजुअली 40, 50 या 100 दिन होता है, इतना टाइम वो चलती है। दिस इज हाउएवर बट रेयरली द केस, and besides it must be a matter of great importance to the physician as well as to the patient that were it possible this period should be diminished to one half, one quarter and even still less so that much more rapid cure may be obtained। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एक सिनेरियो है जिसके बारे में डॉक्टर हनीमन लिख रहे हैं। क्या सिनेरियो है, मैं थोड़ा सा ना इसको बोल्ड कर रहा हूं, बुक में बोल्ड नहीं है लेकिन मैं यहाँ पे बोल्ड कर रहा हूं। द स्लोली प्रोग्रेसिव एमिलरेशन, जहां पे एमिलरेशन बड़ी स्लोली स्लोली प्रोग्रेस कर रही है, बड़ी धीरे धीरे, पता है हमें, और हमें पता भी है कि दवाई सही है। एमिलरेशन भी वैसी हो रही है जैसे होनी चाहिए, ओल्ड सिम्टम निकल के आ रहे हैं, कोई न्यू सिम्टम नहीं आया, जो पुराना थी उनकी वायलेंस धीरे धीरे करके कम जा रही है, लेकिन धीरे धीरे करके हो रही है। ठीक है ना। तो जब भी हम डोज दे रहे हैं वो 40, 50, 100 दिन में हमें थोड़ी सी एमिलरेशन देखने को मिलती है, और हमारी इच्छा है क्या, एंड इट मस्ट बी अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, हमारे लिए बड़ा जरूरी है, फिजिशियन के लिए भी एज वेल एज द पेशेंट, दैट वर इट पॉसिबल दिस पीरियड शुड बी डिमिनिश टू वन हाफ, आधे में हो जाए भी, जितनी में एमिलरेशन 100 दिन में हो रही है 50 में हो जाए या 25 में हो जाए या उससे भी कम हो। ठीक है ना। सो दैट अ मच मोर रैपिड क्योर माइट बी ऑब्टेन्ड एंड दिस मे बी वेरी हैप्पीली इफेक्टेड एज रिसेंट एंड ऑफ रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस हैव शोन अंडर 3 कंडीशन। और बोल रहे कि ऐसा किया जा सकता है, उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। फर्स्टली, इफ द मेडिसिन सेलेक्टेड विद द utmost केयर वाज परफेक्टली होम्योपैथिक, यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर कि जो दवाई है वो कंप्लीटली होम्योपैथिक है। ठीक है ना। अब ये जो चीज है ना, ये जो पार्ट है फर्स्ट, ठीक है ना, यू हैव टू बी utmost श्योर, और श्योरिटी होनी चाहिए भी परफेक्टली होम्योपैथिक है। परफेक्टली वर्ड यूज हुआ है, ऑलमोस्ट नहीं, पार्शियली नहीं, परफेक्टली। ठीक है। अब ये जो आता है कि ये नहीं पता है अभी होम्योपैथिक है, ये आता है एक्सपीरियंस के साथ। सो दिस थिंग आई नेवर रिकमेंड टू द न्यू कमर्स। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, बट नए कॉलेज से आए हैं, उठ के उन्होंने क्लिनिक शुरू करनी, उनको हमेशा एक होती है सिंगल डोज देनी है, तब तक रिपीट नहीं करनी जब तक आपको श्योर नहीं है कि भी दवाई का असर कम होगा, चाहे स्लो चल रहा है चाहे धीरे चल रहा है। क्यों, हमें आपको शुरू में नहीं पता कि परफेक्टली होम्योपैथिक है कि नहीं। वो धीरे धीरे जब आपने सल्फर के 5-10 केस देख लिए ठीक हुए, तो आपको सल्फर का पता लगना शुरू होता है कि भी जब मैं अब 11वें केस में सल्फर दे रहा हूं, आई एम वेरी श्योर कि सल्फर है। तो अगर आप शुरू से ही हो कि नहीं ये तो है ही सल्फर का केस, ये तो है ही लाइकोपोडियम है, मैंने जैसा केस देखा हुआ है, वो जो देखा था वो खत्म हो गया। देखे से क्रक्स निकल के आता है, देखे वाली शक्ल है इसकी वैसी तो दे दो जी उसको भी, है ना। और आजकल बड़े डॉक्टर फिजियोग्नोमी के ऊपर क्या नाम है, बस ऐसी शक्ल है ना ये दवाई दो सीधी, कुछ भी मत पूछो। वो चीज भी एक्सपीरियंस से आती है। अगर आप न्यू एज अ न्यू कमर ये चीज करने लग गए, क्योंकि विद एक्सपीरियंस आप सिर्फ चेहरा नहीं देखते, बहुत सारी और चीजें देख चुके होते हो ऑलरेडी, आप बहुत सारी चीजें देख चुके होते हो। मैं आपको कल 3-4 चेहरे दिखा दूं और मैं भाई ये चेहरे की ये दवाई, 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 वो कोई मतलब नहीं है। अगर चेहरों की दवाई होती, ऑर्गेनल में बहुत प्यारी प्यारी फोटोआं लगी होती लोगों की, मटीरिया मेडिका प्योरा में तस्वीरें लगी होती, स्केच बने होते, ये थोड़ी भी तब बन नहीं सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। ठीक है ना। तो इन चीजों से बचना है आपने, जितना बच होता है बचना है। ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आनी है, समय के साथ आएंगी। सो ये भी जो श्योरिटी है कि भाई हाँ यार मेरी दवाई बिल्कुल सही है एंड आई कैन रिपीट इट, ये जो सही वाली बात है ये भी एक्सपीरियंस के साथ आती है। आपने 5-10 केस लाइको के देख लिए ठीक हुए, ये नहीं मैंने लाइको प्रिस्क्राइब की थी, ठीक भी होना चाहिए लाइको के साथ, तो ही वो होम्योपैथिक हुई ना। आपने ब्राइटा के 5-10 केस देख लिए ठीक हुए,
देन यू स्टार्ट गेटिंग एन पिक्चर के भी हाँ यार ये चीज होती है नेट्रम में, या ये चीज होती है कल्केरिया में, ये चीज होती है. देन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर श्योर अबाउट इट. सेकेंडरी, इफ इट वाज गिवन इन द माइन्यूटेस्ट डोज, दूसरी बात ये माइन्यूटेस्ट डोज में दी होनी चाहिए, सो एज टू प्रोड्यूस द लीस्ट पॉसिबल एक्साइटेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, ताकि वो, अगर आपकी दवाई गलत भी है और आपने हाई पोटेंशियल सॉरी डोज भी ज्यादा दे दी, ठीक है ना, 2-3 बूंदें डाल दी उसकी, तो इट कैन कॉज मच मोर एक्साइटेशन ऑफ द वाइटल फोर्स, जो संभालनी मुश्किल हो जाएगी. एंड येट सफिशिएंट टू अफेक्ट द नेसेसरी चेंज एजेंट, लेकिन इतनी भी सफिशिएंट होनी चाहिए कि वो उसमें चेंज ला सके. एंड थर्डली, इफ दिस माइन्यूटेस्ट येट पावरफुल डोज ऑफ द बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन be repeated at suitable intervals, which experience shall have pronounced to be the best adapted for accelerating the cure to the utmost extent, yet without the vital force which it is sought to influence to the production of a similar medicinal disease, being able to feel itself excited and roused to adverse reactions. ठीक है ना. और उसको suitable intervals पे हमने repeat भी करना है ताकि हमारा क्योर एक्सेलरेट हो, लेकिन येट विदाउट, लेकिन ये भी ना हो जाए कि वाइटल फोर्स ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाए एंड एडवर्स रिएक्शंस देने शुरू कर दे, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, ये भी ना हो जाए. ठीक है ना. तो इस चीज का हमेशा खतरा रहता है ऑफन रिपीटेड डोजेज में. तो इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है. द बेस्ट वे है कि जो पहले एफोरिज्म में आपको बता दिया, इससे पहले वाले. अब ये थोड़ा एडवांस चला जाता है, जिसमें 3 कंडीशंस हैं. तो इसको ध्यान रखना है. मैं वही बोल रहा हूँ कि सेंटर नहीं छोड़ना है एफोरिज्म 245 वाला, ये चीजें उसके इर्द गिर्द हैं. नहीं समझ में आता वापस आ जाओ 245 पे, अभी यही है यार, मैं तो इसी के हिसाब से चलूंगा. चलो 100 दिन में सही, 100 दिन में आराम आएगा, कोई बात, आराम आ जाएगा. मैं कह दूंगा पेशेंट को भी 100 दिन लगने हैं, बोल दो पेशेंट को 6 महीने लगेंगे, उसमें क्या है. पेशेंट तो पहले ही बोलते थे हाँ जी हमें पता ही है जी होम्योपैथी में धीरे धीरे आराम आना, हाँ हाँ धीरे ही आता है तो छोड़. ठीक है ना. वो तो एटलीस्ट 6 महीने बैठेगा टिक के, उसको पता भी आराम से आराम आना है, धीरे धीरे आएगा. ठीक है ना. सो अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है, गो बैक टू 245. ये थोड़े ध्यान से समझने वाले, एफओ सारे ही समझने वाले हैं, लेकिन ये और भी ध्यान से, क्योंकि इनमें से ना कोई चीज उठा के बड़ी बार गलती से, बहुत मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, बहुत बार गलती से अप्लाई किया जाता है, अपनी ही गलती होती है, मिस्टेक होती है, पढ़ा ऐसा होता है, समझा ऐसा होता है. कई बार जानबूझ के सिखाने वाले ऐसे सिखा देते हैं. ठीक है ना. सिखाने वाले ऐसे सिखा देते हैं. पीछे कोई, मैं डॉक्टर था, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि किसी डॉक्टर की मैं वीडियो देख रहा था ऑनलाइन, मैम ने मुझे दिखाई. ही इज बेसिकली टेलिंग के हर पेशेंट को ऐसे पानी में डिसॉल्व करके उसने कुछ पर्टिकुलर बनाया हुआ था, भाई ऐसे देनी चाहिए हर किसी को. यहाँ पे हर किसी की बात ही नहीं है. यहाँ पे पहली कंडीशन द स्लोली प्रोग्रेसिव एमिलेशन कंडीशन है. दिख रहा है स्लोली प्रोग्रेसिव है, किसी भी वजह से हो, कोई लॉन्ग टर्म एलोपैथी चली है, वाइटैलिटी वीक है, लैक ऑफ रिएक्शन है, कोई भी कारण हो सकता है. अब कुछ दिन पहले पेशेंट आया, बच्ची थी छोट, अराउंड 15-16 साल की, 6 महीने से प्रॉब्लम चल रही है कोई उसको एलर्जी की. मेडिसिन दी गई, अगले मेडिसिन दी, अगले दिन मुझे रिपोर्ट आई उसके फादर की कि 6 महीने में पहली बार है बच्ची रात को सोई है, नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्निया और नेजल कंजेशन हो जाती. अब नेक्स्ट डे उसको आराम आना शुरू हो गया. इज दिस अ स्लोली प्रोग्रेसिव मेडिटेशन? क्या ये स्लोली प्रोग्रेसिव है? अगर फिर भी मैं 246 को प्राइमरी रख के सोच नहीं यार दवाई तो जल्दी ही देनी पड़ेगी इस केस में भी, दवाई को पानी में घोल के देते रहो देते रहो देते रहो जी, तो फिर मेरी बेवकूफ़ी है, हमारी बेवकूफ़ी हो. आज दवाई दी, कल आराम आ गया, जो चीज़ 6 महीने से ठीक, उसमें क्या जरूरत है रिपीट करने की. आराम से पीछे बैठो, एसएल दो, मजे लो, क्यों फालतू में इंटरफियर करना है. ठीक है ना. तो जो प्रैक्टिसिंग है ऑलरेडी, और जो यहाँ जिन्होंने अभी शुरू करनी है,
इन चीजों का ध्यान रखना है हमने, फालतू की रिपीटिशंस का, कंडीशंस को याद रखिए, लिख लिया करो चाहे अपने पास ये जो है ना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, बार बार हम पढ़ते हैं उन चीजों को तो याद रहती हैं। सो ये एक लंबा फुटनोट है, इसको थोड़ा धीरे धीरे करके समझते जाएंगे आगे आगे। इन द फॉर्मर एडिशंस ऑफ ऑर्गेनॉन, जो पुराने एडिशंस है ऑर्गेनॉन के, आई हैव एडवाइज्ड दैट अ सिंगल डोज ऑफ अ वेल सेलेक्टेड होम्योपैथिक मेडिसिन should always be allowed first fully to expend its action before a new medicine is given or the same one repeated। बोले जितने भी पुराने एडिशन थे ऑर्गेनॉन के, मैंने सब में यही एडवाइस किया है कि जो सिंगल डोज है वेल सिलेक्टेड मेडिसिन की, उसको अपना पूरा काम करने देना है बिफोर कोई नई दवाई देनी हो या पुरानी वाली को ही रिपीट करना। अ डॉक्ट्राइन विच वाज द रिजल्ट of the positive experience that neither by a larger dose of the remedy, which may have been well chosen, as has been again recently proposed, but which would be very likely to like a retrograde movement, nor what amounts to the same thing by several small doses of it given in quick succession can the greatest possible good be affected in the treatment of diseases, more especially of the chronic ones। बड़ी सही से टिकाने से लाइन लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है कि ये जो डॉक्ट्रिन मैंने बताया था, ये जो मैंने एडवाइस दी थी, इट वाज द रिजल्ट ऑफ द पॉजिटिव एक्सपीरियंस। ऐसा एक्सपीरियंस जो ना तो मुझे लार्जर डोजेस देने पे मिला जब मैंने डोज लार्ज अमाउंट में दी, और वो भी वेल चोजन मेडिसिन, लेकिन लार्जर डोज में देने से मुझे ये रिजल्ट नहीं मिला। और आजकल फिर इस बात की प्रपोजल चल रही है, डॉक्टर हनेमन के टाइम पे चल पड़ी थी, फिफ्थ एडिशन के राउंड के, नहीं नहीं लार्ज डोज देनी चाहिए, तो बहुत स्मॉल है, क्योंकि वो मटेरियल एस्पेक्ट दिमाग में घुसा हुआ था ना, मैटर घुसा हुआ था दिमाग में। डॉक्टर ने बोल रहे हैं तो पीछे जाने वाली बात हो जाएगी। नॉर व्हाट अमाउंट्स टू द सेम थिंग, दूसरा ग्रुप था वो बोलता था दो चाहे स्मॉल डोज ही, लेकिन फटाफट करके ठा 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 करके दो, ठीक है ना। मेरे को मिलते हैं डॉक्टर भाई, अगर हम ऐसे मेडिसिन दें, सुबह 200, दोपहर को 1 ml, रात को 10 ml, फिर छोड़ दें उसको, क्यों? आपको क्या पता आपके 200 ने क्या एक्शन किया, और आपको कैसे पता भी 1 ml 200 के, उनको लगता भी कोई है ना, जैसे ईंटें रख रहे हैं ना इमारत ऊंची करने के लिए, ठीक है ना, या बारूद भरा जा रहा है, गोला धमाका ज्यादा हो उसके लिए, वो थिंकिंग ऐसी है। ये थिंकिंग से नहीं देना हमने, इसलिए प्राइमरी सेकेंडरी एक्शन की हमें समझ होनी चाहिए, वो डायनेमिक लेवल पे चल रहा है। दिस इज मैटर जिसके बारे में हम बात करें, जहां से हमारी ये सोच आ रही है, और यही बोल रहे हैं कि रिजल्ट आता है जब हम सेवरल स्मॉल डोजेज ऑफ इट देते हैं इन क्विक सक्सेशन, ठीक है ना। तो यहां से कोई बोल रहा है कोई अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, मोर स्पेशली ऑफ द क्रॉनिक वंस, ठीक है। एंड द रीजन ऑफ दिस इज, इसका रीजन क्या है, दैट बाय सच अ प्रोसीजर the vital force does not quietly adapt itself to the transition from the natural disease to the similar medicinal disease, है ना, क्योंकि वो ट्रांजिशन होनी है। यहाँ पे नेचुरल डिजीज थी, आपने एक आर्टिफिशियल सिमिलर डिजीज दी, इसने इसको हटाया और यहाँ पे रह गई, अब ये यहाँ पे पड़ी है, अब दो नेक्स्ट डोज दे दिया आपने, क्या होगा, ये सेम उसकी है पावर के, उसके ऊपर उतनी ज्यादा एग्रावेशन करेगी, फिर तीसरी दे दी उसको, क्योंकि हटाने को तो है ही नहीं नेचुरल डिजीज पीछे, तो उससे क्या होगा, वाइटल फोर्स की एक्साइटेशन होगी, वाइटल फोर्स और एक्साइट होगी उसके लिए कि भी ये, अब कोई बच्चा है उसको आपने एक बार आवाज मारी बेटा पढ़ ले, उसने किताब खोली पढ़ने लग गया, आप फिर से थोड़ी देर बाद बेटा तेरे को बोला था ना पढ़ने को, बोला पढ़ तो रहा हूँ, चल पढ़ अच्छे से, तो ठीक है, थोड़ी इरिटेशन हुई अंदर, फिर तीसरी बार फिर उसको बोला तेरे को कब से बोल रहा हूँ पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पढ़ तो रहा हूँ और क्या करूं, और गुस्से से बोला, तीसरी बार आपने फिर से चौथी बार उसको बोला तो मैंने कब से बोल रहा हूँ पढ़ ले, ये पढ़ी किताब पढ़ा लो अभी, ये लो ले लो, तो वायलेंट आएगा सामने से। आप बार बार अननेसेसरी स्टिमुलेशन दे रहे हो, ये अननेसेसरी स्टिमुलेशन है ना।
ठीक है ना, बट इज यूजुअली सो वायलेंटली एक्साइटेड एंड डिस्टर्ब्ड बाय अ लार्जर डोज और बाय स्मॉलर डोजेस ऑफ इवन अ होम्योपैथिकली चूजन। इवन होम्योपैथी का आपकी दवाई सिमिलर है, सही दवाई है, chosen remedy given rapidly one after the other, that in most cases its reaction will be anything but salutary। एम्यूलरेशन नहीं होगी और पता नहीं क्या हो जाएगा रिएक्शन, हम भी नहीं कह सकते भी क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट एंड विल डू मोर हार्म देन गुड, ज्यादा नुकसान करेगा, अच्छा तो उसने क्या करना है, एज लॉन्ग एज, ठीक है ना। सो ये उसी कोर के ऊपर है, टू हमने जो अभी 245 एफोरिज्म पढ़ा, ये उसी के ऊपर बात है, तो ये भी उसके साथ रख लेनी है, ऐसा लिखा हुआ है। As long as no more efficacious mode of proceeding than taught by me was discovered, the safe philanthropic maximum of si non juvat modo de nociet, ठीक है ना, इसका जो ये लैटिन फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि अगर कुछ फायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर मैंने एक सिंगल डोज दे दी, चलो नहीं हुआ फायदा, प्रॉपरली एक्साइटेशन नहीं हुई, हो सकता है होम्योपैथी की ना हो हमारी दवाई, सिमिलर ही ना हो, लेकिन उसे कोई नुकसान भी नहीं हुआ, ये भी पता है। एक सिंगल मेडिसिन से नुकसान नहीं होता, मिनिमल डोज से वाइटल फोर्स नेचुरली उसको अपने आप ही पुश कर देती, साइड में कर देती, हमने पढ़ा हुआ है एफोरिज्म में 36 to 40। rendered it imperative for the homeopathic practitioner for whom the weal of his fellow creatures was the highest object, या उनकी तंदुरुस्ती, उनको सेहत देना होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए, अपने पेशेंट्स को, फेलो क्रिएचर्स को सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो एक दिमाग में चलना है, फायदा नहीं किया लेकिन नुकसान भी नहीं किया मैंने, इतना तो है। टू अलाउ एज अ जनरल रूल इन डिजीजेस, अरे एक जनरल रूल होना चाहिए, बट अ सिंगल डोज एट ए टाइम एंड दैट द वेरी स्मॉलेस्ट ऑफ द केयरफुली सिलेक्टेड रेमेडी टू एक्ट अपॉन द पेशेंट एंड मोर सो एवर टू एक्सॉस्ट इट्स एक्शन। सिंगल डोज दी है, स्मॉलेस्ट दी है, ठीक है ना, केयरफुली सिलेक्टेड है, तो जितना एक्ट करेगी पेशेंट के ऊपर ठीक है, उसके बाद उसका एक्शन जो है एग्जॉस्ट हो जाएगा। द वेरी स्मॉलेस्ट आई, अब ये जो चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या, ये जो सी नॉन जुआत मोदो दे ने नौसियत, फायदा नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन नुकसान नहीं किया मैंने एटलीस्ट कोई भी ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका जो मेरे समझ में है कि इससे नुकसान हो सकता है, मैंने वो नहीं किया। बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, रहते हैं क्लिनिक में, सीखते हैं, अपने अपने रास्ते चले जाते हैं बाद में, अपने अपने रास्ते से मतलब कुछ एडियर करते हैं, कुछ एडियर नहीं करते। पिछले हफ्ते में कुछ ऐसा हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, एक बच्चे के साथ फ़ोन पे बात हुई, स्टूडेंट के साथ, होम्योपैथिक स्टूडेंट है, शायद हो आज यहाँ पे, है शीश है लखनऊ से यहाँ पे, नहीं चलो ठीक है ना, आज नहीं होगा। अच्छा, तो एक से बात हुई, एक आज मिलने आया, मैं तो नहीं मिला आज क्योंकि मैं था नहीं क्लिनिक पे, कहीं और बिजी था मैं, मैडम से मिला। तो बात है पहले वाले की बात, जो पहले मेरे साथ फ़ोन पे बात हुई, उसने मुझे बताया कि मैंने साल पहले क्लिनिक खोली, तो कुछ जगह पे कुछ लोगों से मिला, कुछ बताया उनको होम्योपैथी के बारे में, बच्चे जैसे हम देखते हैं कोई सेरेब्रल पाल्सी के, कोई डाउन सिंड्रोम के, जहाँ पे कोई नहीं बना, कोई ऑर्गन नहीं बना, ठीक है, डिसेबल्ड है ऐसे बच्चे, होना कि मैंने उनको मेडिसिन देनी शुरू की, और कुछ केसेस में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। ही वॉज टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज इमोशनल, अच्छा लगा सुन के। अब मुझे भी पता है कि ये जो रिजल्ट है ऐसे केसेस में, इट कैन नॉट कम फ्रॉम रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथ, उसने कुछ ना कुछ सही किया होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट सही ही किया होगा, तो ऐसे केसेस में हमें रिजल्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। एटलीस्ट मुझे ये तो पता है उसने पेटेंट नहीं दिए होंगे, मदर टिंचर नहीं दिए होंगे, बायोकेमिक्स नहीं दिए होंगे, ये तो पता है, क्योंकि उनसे तो रिजल्ट आता नहीं है, अगर आता होता तो फिर तो क्या ही कहने थे, फिर पता नहीं कौन कौन
बड़ा होम्योपैथ बना होता। फिर दूसरा बच्चा है, वो मैडम को बता रहा था कि जी मैंने कहीं ज्वाइन किया है, तो वो कहते हैं हमें मदर टिंचर देने के लिए, बायोकेमिक्स देने के लिए। तो चलो अच्छा हुआ मेरी नहीं हुई आज मुलाकात उससे, तो जो लेकिन मुझे सुनने को मिला, तो बोला कि मैं ऐसे करता हूँ। अब ये दो तरह के बच्चे हैं, ठीक है ना। एक जो पहला बच्चा है, अगर वो ऐसा करता रहेगा, आगे आगे चलता रहेगा, डॉक्टर हनीमन उसको बल दें, नॉलेज दें इस बात पे, टिक तो जाता ही है। अगर एक बार ऐसा काम शुरू हो गया फिर तो नशा बन जाता है ना वो, ठीक है ना। लोगों को ठीक होते देखना अपने आप में एक सुकून मिल जाता है कि भी हो रहे हैं ठीक, फिर वो चेंज नहीं करता इस बात को। और भी बच्चे हैं, बड़े हैं यहाँ पे, आज पता नहीं कौन कौन आया हुआ है, शीश है, ऋषभ है, उसमें तो चलो बनाइए क्लास, प्रिया है, किरण है, और बच्चे अमन है, बहुत बच्चे हैं, लेकिन अगर किसी का नहीं नाम लिया तो अब डॉक्टर अवनीश है, और भी बहुत है, श्रेया है, वो भी कर रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चों के तो घर वाले बोलते थे कि भाई पेटेंट दे लिया करो नहीं तो भूखे मर जाओगे। उसमें से एक बच्ची ने तो कहा मैं क्लिनिक नहीं खोलूंगी, अगर ये करना है तो मैं पेशेंट ही नहीं देखने। सो एटलीस्ट दे हैड दिस करेज टू से कि मैं अगर किसी का फायदा नहीं कर सकता या सकती, किसी का नुकसान तो ना करूं। देन विद द नॉलेज कि इन चीजों से नुकसान है, ऐसी प्रैक्टिस से नुकसान होता है पेशेंट का, हम फिर भी करें, तो उससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई गलत चीज है नहीं। पाप यूज कर सकते हैं वर्ड, उससे बड़ा नहीं है। तो एटलीस्ट व्हेन यू आर गिविंग अ सिंगल डोज, स्मॉलेस्ट डोज, यू कैन इंश्योर दिस थिंग। आप इस चीज में इंश्योर कर सकते हो कि किसी का नुकसान नहीं होगा इससे। बड़ी छोटी सी डोज है, अगर गलत भी हुई तो उसका एक्शन एग्जॉस्ट हो जाएगा। अगर एक दो सिम्टम आए भी तो आके चले जाएंगे, नुकसान नहीं होगा उसका। लेकिन उसको बार बार रिपीट करेंगे, पता होते भी नुकसान कर रही है, या उसको लार्जर डोजेस में देंगे, विदाउट डायनेमाइजेशन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर देंगे बिना सिमिलैरिटी के, बायोकेमिक्स में देंगे बिना सिमिलैरिटी के, ठीक है ना। ये नहीं कि भाई 6x में होते हैं बायोकेमिक्स या 3x में होते हैं तो वो तो होम्योपैथिक ये प्रेपरेशन है, ऊपर लिखा भी होता है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन तब बनती है व्हेन इट इज गिवन होम्योपैथिकली। प्रेपरेशन से होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं होती, उसको देने का ऑब्जेक्ट होम्योपैथिक होना चाहिए। आपने दी किस तरह से है, कि आपने पूरा केस लिया उसको देने के लिए, क्या आपने उस पूरे केस में से करेक्टरिस्टिक्स निकाले हैं, क्या आपके करेक्टरिस्टिक्स आर सिमिलर टू द मेडिसिन जो वो करेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर रही है, अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज, जितनी भी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से, फिर वो दवाई होम्योपैथिक हम कह सकते हैं वो हो सकती है, ठीक है ना। प्रेपरेशन होम्योपैथिक होने से, ये होम्योपैथिक डॉक्टर ने दवाई दे दी तो होम्योपैथिक हो गया, ऐसा नहीं होता। चाहे एमडी हो, पीएचडी हो, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दवाई को देने का तरीका होम्योपैथिक है, दवाइयां या डॉक्टर होम्योपैथिक नहीं है। So the very smallest, I repeat, for it holds good and will continue to hold good. आज भी गुड है एंड इट विल कंटिन्यू टू होल्ड गुड, चाहे जो मर्जी होता रहे बाद में, चाहे उसके आसपास हम जो मर्जी छोटी छोटी बातें बनाते रहें, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिचुएशंस, लेकिन ये हमेशा ही सच रहेगा। क्या? एज अ होम्योपैथिक थेराप्यूटिक मैक्सिम, नॉट टू बी रिफ्यूटेड बाय एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, that the best dose of the properly selected remedy is always by very smallest one in one of the high potencies, as well for the chronic as for the acute। सबसे छोटी उसमें एक हाई पोटेंसी में जो रेमेडी थी, हाई का मतलब तभी 3200 था, ठीक है ना। इसीलिए जब मेरे साथ भी किसी की बात होती है, आप में से भी बड़ी बार हुई है कि विच इज द बेस्ट
potency to start it is 200. 200 is the best potency. चाहे वो डॉक्टर हैनेमन के अकॉर्डिंगली हम बात कर ले, चाहे डॉक्टर बोइंगहसन के अकॉर्डिंगली बात कर ले, चाहे आगे चल के डॉक्टर केंट के बात कर ले हम अकॉर्डिंगली। मैं इन तीनों का नाम ज्यादा क्यों लेता हूँ कि क्यों इन तीनों में क्लिनिकली बहुत काम किया। कुछ लोगों ने लिटरेचर के ऊपर काम किया, कुछ लोगों ने प्रूविंग्स के ऊपर काम किया। उनका काम, उनके काम को भी बहुत बड़ी सलाम है हमारी, ठीक है ना। जो काम उन्होंने किया वो शायद कोई भी नहीं कर सकता था, लेकिन इन तीनों ने जो काम किया है, कुछ डॉक्टर्स ने फिलॉसफी के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम है उनका भी, उसमें कोई, लेकिन इन तीनों का मैं क्यों हमेशा नाम लेता हूं, बिकॉज ऑफ द क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। इन्होंने जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस दिया है वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। सो एज वेल फॉर क्रॉनिक एज फॉर द एक्यूट डिजीज, दोनों ही के लिए अ ट्रुथ दैट इज द इनएस्टिमेबल प्रॉपर्टी ऑफ प्योर होम्योपैथी। प्योर होम्योपैथी की इसका एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता इस प्रॉपर्टी का, ठीक है ना। ये एक ऐसी सच्चाई है। एंड विच एज लॉन्ग एज एलोपैथी एंड द न्यू मॉन्ग्रल सेक्ट, उनको न्यू मॉन्ग्रल सेक्ट का नाम दिया हुआ डॉक्टर हनेमन ने। एलोपैथी अलग है, उनसे भी खतरनाक है न्यू मॉन्ग्रल सेक्ट, जो ऐसी दवाइयां देते हैं, मिक्सचर देते हैं, 5-5 दवाइयां एक साथ दे रहे हैं, अनपोटेंटाइज्ड मेडिसिन दे रहे हैं उनको होम्योपैथिक दवाई का रूप देके। तो ये न्यू मॉन्ग्रल सेक्ट डॉक्टर हनेमन ने उनको नाम दिया। Those treatment is a mixture of allopathic and homeopathic process is not much better. Continues to gnaw like a cancer at the life of sick man. कैंसर के साथ उसकी तुलना की है डॉक्टर ने, मैंने उससे कंपेयर किया है, ये कैंसर जैसी चीज है ये। And to ruin them by large and ever larger doses of drugs will keep pure homeopathy separated from these spurious arts as by an impassable gulf. ये हमेशा इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि होम्योपैथी ये नहीं है, हमेशा इनसे अलग रहेगी। ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो तो है ही नहीं होम्योपैथी, हम कैसे कहें होम्योपैथी है ही नहीं होम्योपैथी, ठीक है ना। डॉक्टर मावी सर ने भी राइट होम्योपैथी का नाम इसीलिए लिया था ताकि लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे कि बहुत कुछ गलत कर रहे हैं ये होम्योपैथी के नाम पे। सो वो है ही नहीं, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दी सुपीरियर आर्ट एज बाय एन इम्पॉसिबल। एक ऐसा गल्फ है बीच में जो पास ही नहीं हो सकता कभी। और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है, गुस्सा इन द सेंस गुस्सा भी आता है, एक तरस भी आता है समझ के ऊपर से, जब बोलते हैं इनसे भी रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट किस चीज को रिजल्ट बोल रहे हो? एफोरिज्म 2 में दिया हुआ रिजल्ट आता है, पूछो किसी से, ले अभी 2 साल का रिकॉर्ड लेके आ, पेशेंट को दिखा, आता रिजल्ट। एफोरिज्म 2 में दिया हुआ है क्योर कैसा होना चाहिए, करो उससे कंपेयर आ रहा है? तो ऐसा रिजल्ट तो बाकी भी दे ही जा रहे हैं, उससे बेटर करो एलोपैथी क्यों नहीं? एटलीस्ट उनको पता तो है क्या दे रहे हैं, एटलीस्ट वो पेशेंट को बता तो देते भी ठीक नहीं होना तूने, मेडिसिन लेता रहे, वी विल ट्रीट यू, हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, ब्लड प्रेशर तेरा नहीं ठीक होना, थायराइड आपका नहीं ठीक होना, एटलीस्ट सच तो बोल देते हैं ना। उनसे भी गए गुजरे हैं। On the other hand, however, practice shows us that though a single one of these small doses may suffice to accomplish almost all that it was possible for this medicine to do under the circumstances. और दूसरे हाथ पे हमें प्रैक्टिस क्या बताती है कि एक सिंगल डोज, स्मॉल डोज, वो अपना काम अकम्प्लिश कर जाती है उस दवाई का, जो भी उन अंडर सर्कमस्टांसेस में वो कर सकती है। इन सम एंड स्पेशली इन स्लाइट केसेस ऑफ डिजीज, कुछ में, बात है कुछ में, particularly in those of young children and very delicate and excitable adults, yet that in many, indeed in most cases, not only for very chronic diseases that have already made great progress and frequently been aggravated by previous employment of inappropriate medicines, but also of serious acute diseases
One such smaller dose of medicine in our highly potentized dynamization is evidently insufficient to affect all the curative action that might be expected from the medicine. ठीक है ना, लेकिन अगेन कुछ केसेस, स्लाइट केसेस ऑफ द डिजीज, खास करके उन लोगों में जहां पे छोटे बच्चे हैं, यंग चिल्ड्रन, और डेलिकेट और एक्साइटेबल एडल्ट्स हैं, और सिर्फ क्रॉनिक डिजीज में नहीं, जहां पे बीमारी बहुत आगे तक जा चुकी है और उसको बार बार एग्रावेट किया गया है कोई ऐसी दवाइयां दे के, इम्प्रोप्रिएट मेडिसिन के साथ। लेकिन बहुत सीरियस एक्यूट केसेस में भी हमें देखने को मिलता है कि हाईली पोटेंटाइज्ड डायनामाइजेशन की एक डोज कुछ केसेस में, स्लाइड केसेस में, सफिशिएंट नहीं होती टू अफेक्ट ऑल द क्यूरेटिव एक्शन दैट माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट मेडिसिन। जितना क्यूरेटिव एक्शन हमें लगता था भी कर देगी, फॉर एग्जाम्पल किसी को बहुत सीवियर थाइसिस हुआ है, क्रूप हुआ है, आपने उसको दवाई दी, बशर्ते आपकी दवाई बिल्कुल सही है, आपने उसको दवाई दी तो उसके हाव भाव में चेंज आई, हाँ थोड़ा सा देखने में ठीक लगने, घर वाले बोले डॉक्टर साहब ठीक, देखने में ठीक लगने लगा, पानी मांगा उसने, पहले पानी नहीं मांगता था क्योंकि वॉमिट हो जाती थी, तो अभी उसने पानी मांगा, तो प्रयास हुई। 1 घंटे के बाद आपने पूछा भी अभी क्या, डॉक्टर साहब पता नहीं वहीं पे रुक सा गया लगता है, और बताइए अच्छा डोज दी तो इतने ही चेंज लेके आई वो, सिर्फ इतना सा, तो वहां से आपको आता है कि भाई नहीं, अब रिपीटिशन की जरूरत है, ठीक है ना। फॉर दैट माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दैट मेडिसिन, हमें एक्सपेक्टेड क्या था कि यार डोज सही है, देते ही कुछ ही मिनट में उसके हाव भाव भी चेंज हो गए, उसने पानी भी मांगा, और ज्यादा हमें एविडेंट हो गया कि भाई मेडिसिन सही है, क्योंकि यही चीज तो है जो पहले मिल रेट होनी शुरू होती है, थोड़ा आराम भी आया उसको, लेकिन कफ नहीं जा रही, क्रूप नहीं जा रही, थाइसिस है तो सांस लेने में दिक्कत है तो नहीं जा रहा, उसका एक्सपेंशन नहीं हो रही लंग की प्रॉपरली, तो वहां से हमें पता लगता है कि भाई नहीं, वन डोज इज नॉट सफिशिएंट। एक्सपेक्टेड तो था कि ये डोज निकाल देगी, एटलीस्ट फिजिकली काफी आराम दे देगी, लेकिन उसने उतना काम नहीं किया। फॉर इट में अनक्वेश्चनेबली भी रिक्वेजिट टू एडमिनिस्टर सेवरल ऑफ देम, फिर हमें पता लगता है नहीं, रिपीटेशन की जरूरत पड़ेगी, in order that the vital force may be pathogenetically altered by them to such a degree and its salutary reaction stimulated to such a height as to enable it to completely extinguish, ठीक है ना, ताकि हम वाइटल फोर्स को पैथोजेनेटिकली ऑल्टर करें इतने डिग्री तक और उसका रिएक्शन इतना स्ट्रांग हो टू सच अ हाइट एज टू इनेबल इट टू कंप्लीटली एक्सटिंग्विश, ठीक है ना, ताकि वो कंप्लीटली एक्सटिंग्विश कर दे उस डिजीज को बाय इट्स रीअवेकनिंग द होल ऑफ दैट पोर्शन of the original disease that it lay in the power of well selected homeopathic remedy to eradicate। क्योंकि हमें पता भी ये जो well selected remedy है इसमें पावर है, सिमिलर है, और ये एरेडिकेट कर सकती है। बात ये है कि इस टाइम वाइटैलिटी बड़ी वीक है, तो उस वाइटैलिटी को पैथोजेनेटिकली, मतलब दे दे के डोज हमें थोड़ा सा हाइट पे लेके आना होता है ताकि वो इतनी स्ट्रांग हो जाए। अब बात ये है ना कि अगर नेचुरल डिजीज, जो भी डिजीज हुई है वो ही इतनी स्ट्रांग और वाइटलिटी लो है, तो आपकी एक डोज दी वो यहाँ तक तो आ गई, लेकिन उसको यहाँ पे जाना है, यहाँ तक जाना है उसने, तो एक डोज से यहाँ तक ही आई है वो, नहीं यार इतना सा ही किया उसने, कुछ जो इस दायरे में थे सिम्टम उनको ठीक कर लिया, नहीं फिर और फिर और फिर और फिर और, आगे यहाँ पे आके फिर अब गई, अब गई, अब कुछ नहीं बचा मेडिसिन बीमारी का, ठीक है ना। सो हमें पता लग जाता है पहली डोज में पता लग जाता है पावर टू इरेडिकेट है, ठीक है ना। एंड दिस इज द अगेन एक और चीज, पहले तो कुछ केसेस में ऐसे होता है, दूसरा अगर हम एक्यूट की बात करते हैं तो सीरियस एक्यूट डिजीजेस, बहुत सीरियसनेस है, पता भी ये डेथ की तरफ जाने वाला केस है, वहां पे जो आम एक्यूट है वो खांसी जुकाम है ये, उसमें नहीं इतना जरूरत पड़ता, वहां पे तो होती है, वाइटलिटी अच्छी होती है, ठीक है ना। तो ये हमने देखना, मैं बोल रहा हूँ जो सेंटर है ना 245 उसको तो याद रखना ही है आपने, ये चीजें उसके आसपास है। देयर आर सम सिचुएशंस कि जहाँ पे सीरियसली एक्यूट डिजीज है, कोई रीनल फेलियर है, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया, कुछ समय पहले मेरे पास एक केस आया था ऐसे ही रीनल फेलियर का, एक्चुअली रीनल फेलियर नहीं बट इट वाज अ मल्टी ऑर्गन फेलियर,
लिवर भी डैमेज, हार्ट की जो EVF था वो भी मेरे ख्याल से 18% तक चला गया था, एंड द क्रेटिनिन इट वेंट अप टू आई थिंक अराउंड 8.5 शायद इतना हो गया था। शालिनी कितना सी होना था परमजीत को, ये तो याद हो गया था मैंने दस दो अभी, ठीक है ना। सो इट वेंट अप टू दैट and liver was not functioning, kidney was not functioning, heart was not functioning, she was in ICU। और उनको हमने जो मेडिसिन है वो आई थिंक एक दिन में वी यूज टू रिपीट BD ट्वाइस अ डे, और आई थिंक थ्राइस अ डे इनिशियली, दिन में एटलीस्ट फॉर 1 or 2 months, ठीक है ना, क्योंकि इतना कुछ और चल रहा है आसपास से। जो भी उनको मेडिसिन दी जा रही हैं उन सब मेडिसिन का एक्ट इन क्रिटिकल ऑर्गन्स के ऊपर है, ठीक है ना, और वाइटैलिटी इतनी वीक होती जा रही है, बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही। तो ऐसे केसेस में देन यू हैव टू गो कि भाई वाइटैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए। और अब उनका क्रेटिनिन आई थिंक कम, हार्ट की जो है आई थिंक इट हैज गॉन टू 30%, और क्रेटिनिन जो है वो कम होकर अराउंड 1.8 1.7 पे आ गया। डायलिसिस भी किया था 2 बार उनका, लेकिन वो फिर बढ़ जाता था डायलिसिस के बाद, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि जो डायलिसिस वाले केस होते हैं ना उनमें इंप्रूवमेंट आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगेन जो जब डायलिसिस करते हैं तो जो वाइटल फ्लूइड्स हैं वो निकल जाते हैं शरीर में से, तो काइंड ऑफ वाइटैलिटी इज बीइंग लीक्ड आउट, वहाँ पे बॉडी बहुत कम होता भी रिएक्ट करे, और खास करके ऐसे कंडीशन। बट दैट इज़ वन ऑफ द केसेस जो एक्सपीरियंस में देखने को मिला कि जहाँ पे वो शी हैज़ जो था भी गए गए गए, डॉक्टर खुद ही बोलते थे पता नहीं क्या बनेगा इसका, बड़ी जल्दी वेंटिलेटर पे लगाना पड़ सकता है अगर हार्ट की फंक्शनिंग ऐसी रही तो, ड्रॉप हो रही थी, लेकिन अभी वो घर में अपना काम भी कर रही है, खाना बना रही है, रोटी बना रही है, सब कुछ कर रही है, ठीक। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो इन फ्रंट ऑफ यू, सिनेरियो को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, और ये चीजें धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के साथ आती जाती हैं। जैसे जैसे आपको कोई केस सुनने को मिलते हैं, आप सामने देखते हो ऐसा हुआ, खुद करते हो, वहां से एक समझ डेवलप होनी शुरू हो जाती है इन चीजों के लिए। द बेस्ट चोजन मेडिसिन इन सच अ स्मॉल डोज गिवन बट वंस might certainly be of some service but would not nearly sufficient। अब ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, might certainly be, certainly है, ठीक है ना, कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है certainly ऑफ सम सर्विस। अगर आपको इंफॉर्मेशन सही मिल गई, वहां आपने सही क्वेश्चन पूछ लिया, आपने सही तरह से ऑब्जर्व कर लिया, तो आपको ये तो पता लग जाएगा मेरी एक न्यूज ने ये असर जरूर किया उन पे। आपको लेकिन पता होना चाहिए व्हाट चेंजेस यू आर एक्सपेक्टिंग, आप कौन सी चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने डोज दी, इसी पेशेंट की अगर बात करते हैं मल्टी, तो उस डोज के बाद व्हाट चेंजेस आई एम एक्सपेक्टिंग, क्या ठीक होना चाहिए। सबसे पहले मुझे आगे आधे घंटे में 15 मिनट में किस चीज में सॉरी किस चीज में मेरे को ये होना चाहिए भी इसमें मिलरेशन आ गई, ठीक है ना। सो यू विल सी दैट इट इज सर्टेनली माइट सर्टेनली बी ऑफ सम सर्विस बट वुड नॉट बी नियरली सफिशिएंट, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। पूरा केस ठीक से कर दे, पूरी मिलरेशन कर दे, उसके लिए सफिशिएंट नहीं। बट द केयरफुल होम्योपैथिक फिजिशियन would not venture soon to repeat the same dose of the same remedy again and again, as from such a practice he has frequently experienced no advantage but most frequently on close observation decided disadvantage. He generally witnessed aggravation from even the smallest dose of the most suitable remedy, which he had given one day, when repeated the next day and next. Now, in cases where he was convinced of the correctness of his choice of the homeopathic medicine, in order to obtain more benefit for the patient than he was able to get hitherto from prescribing a single small dose, the idea often naturally struck him to increase the dose, since, for the reasons given above, one single dose only should be given, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं डॉक्टर हेनेमन, हाँ, बट द केयरफुल
सो जो फिजिशियन है वो बहुत सून उसको रिपीट नहीं करेगा सेम डोज को ऑफ द सेम रेमेडी अगेन एंड अगेन एज फ्रॉम सच अ प्रैक्टिस, क्योंकि उसने देखा हुआ है कि ऐसी प्रैक्टिस के बाद ना नुकसान ज्यादा होता है, ऐसे केसेस में फायदा कम देखने को मिलता है। सो ही जनरली विटनेस्ड एग्रावेशन, चाहे वो सबसे स्मॉलेस्ट डोज दे रहा है फिर भी उसको दिख रहा है कि भी एग्रावेशन हो रही है ऑफ द मोस्ट सुटेबल रेमेडी विच ही हैड गिवन वन डे, पहले दिन उसने दी, फिर नेक्स्ट डे फिर दी, फिर उसके नेक्स्ट फिर दी, उसको दिख रहा है भी इससे नुकसान हो रहा है ज्यादा। नाउ इन केसेस वेयर ही वाज कन्विंस्ड ऑफ द करेक्टनेस, जहां पे वो कन्विंस्ड है तो भी दवाई तो ठीक है, of his choice of homeopathic medicine in order to obtain more benefit for the patient, then he was able to get hitherto from prescribing a single small dose. The idea often naturally struck him to increase the dose. तो मतलब नेचुरली ना एक आइडिया स्टक हो जाता दिमाग में कि थोड़ी डोज इंक्रीज कर दी जाए इसकी, अगर मैंने पहले 2 ग्लोब्यूल्स दी थे तो अभी 3-4 दे दूं मैं उसको। सिंस फॉर द रीजंस गिवन अबव वन सिंगल डोज ओनली शुड बी गिवन, ठीक है ना। सो इन कारणों से एक टाइम पे एक सिंगल डोज ही देनी चाहिए। एंड फॉर इंस्टेंस इन प्लेस ऑफ गिविंग अ सिंगल वेरी माइन्यूट ग्लोब्यूल moistened with the medicine in the highest dynamization to administer 6, 7 or 8 of them at once and even a half or a whole drop, but the result was almost always less favorable than it should have been। है उसी बात पे आगे घूम के बार बार देने से दिख रहा था कि भाई नहीं यार ये तो आराम नहीं आ रहा, स्मॉल डोज भी दे रहा हूं, चल एक काम करते हैं कि कहाँ है फॉर द रीजन गिवन अबव के, हाँ कि मैं थोड़ी लार्ज डोज दे दूं, 6, 7, 8 ग्लोब्यूल या हाफ ड्रॉप जो है वो दे दूं, लेकिन जो रिजल्ट था वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज लेस फेवरेबल, फिर भी हमें अनफेवरेबल रिजल्ट ही मिला। इट वाज ऑफन एक्चुअली अनफेवरेबल, ऑफन इवन वेरी बैड, और भी बुरा हो जाता है अगर आपने डोज बढ़ा के दे दी। एन इंजरी दैट इन अ पेशेंट सो ट्रीटेड इट इज डिफिकल्ट टू रिपेयर, तो दवाई की ऐसी इंजरी हो जाती है जिसको जिसको उस इंजरी को रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। बाकी की बातें छोड़ो, ओरिजिनल डिजीज को छोड़ो, नेचुरल डिजीज को छोड़ो। The difficulty in this case is not solved by giving instant lower dynamizations of the remedy in a large dose. ये भी नहीं है कि लोअर पोटेंसी में चल जाओ, लार्ज डोज देते रहो, thus increasing the strength of single doses of homeopathic medicine with the view of affecting the degree of pathogenic excitation of the vital force necessary to produce satisfactory salutary reaction fails altogether. So वो जो एक रिएक्शन प्रोड्यूस करना था हमने, जो हमारे दिमाग में था, लेकिन हम तरीके ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पैथोजेनेटिक एक्साइटेशन करनी थी वो नहीं हो पा रही, एंड इट फेल्स ऑल टुगेदर एज एक्सपीरियंस टीचेस टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। तो जो हमारा वो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट था वो नहीं हो पाया। दिस वाइटल फोर्स इज देयरबाय टू वायलेंटली एंड टू सडनली असेल्ड एंड एक्साइटेड to allow it time to exercise a gradual equable salutary reaction to adapt itself to the modification affected in it। so जो वाइटल फोर्स है जिसके ऊपर एकदम से इतना अटैक कर दिया गया वायलेंटली, ठीक है ना, और उसको एक्साइट कर दिया गया थोड़े से समय में, तो धीरे धीरे करके, उसको छोड़ दो अगर आपको लग गया, धीरे धीरे करके ग्रेजुअल इक्वेबल सैल्यूटरी रिएक्शन लाने में फिर वो समय लगा देती है टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द मॉडिफिकेशन अफेक्टेड इन इट, उसको अडेप्ट करने के लिए। हेंस इट स्ट्राइव्स टू रिपेल, वो जो मेडिसिन आपने सही दी थी उसके एक्शन जो होना चाहिए था उसको भी रिपेल करना शुरू कर देती है, ठीक है। सो हेंस इट स्ट्राइव्स टू रिपेल एज इफ इट वर एन एनिमी, जैसे कि वो दुश्मन है दवाई, सही दवाई दी है हमने लेकिन क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंटली दे दी, लार्ज डोजेस में दे दी, पोटेंसी लो करके लार्ज में दे दी, तो सारा जोर जो है वाइटल फोर्स का उसी को रिपेल करने में लग जाता है। नेचुरल डिजीज को तो क्या ठीक करना है, उसको ये लगता है यही एनिमी है, द मेडिसिन अटैकिंग इट इन एक्सेसिव फोर्स। और वो रिपेल कैसे करती है? बाय मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, perspiration and so forth, and thus in a great measure it diverts and renders nugatory the aim of the incautious physician। तो उसने जितनी भी अपनी एफर्ट थी बीमारी को ठीक करने के लिए या एटलीस्ट उसको रोके रखने के लिए कि भी आगे ना बढ़े नेचुरल डिजीज,
वो सारी एफर्ट उसको इस दवाई के अटैक को रिपेल करने में लग जाती है। तो जितनी भी हमारी, इसलिए डॉक्टर ने दिस इज एन वर्क ऑफ एन इनकॉशियस फिजिशियन, ऐसा फिजिशियन जो कॉशियस नहीं था, उसने पहली दूसरी डोज पे उसको रोक लेना चाहिए था कि भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है मेरे इस काम से। लिटिल और नो गुड टुवर्ड्स क्यूरिंग द डिजीज विल बी देयर बाय अकम्प्लिश्ड, तो ऐसे कुछ भी ठीक नहीं होगा। ऑन द कंट्रेरी, उसके उल्ट, द पेशेंट विल बी देयर बाय परसेप्टिबली वीकेंड, तो कुछ ठीक तो हुआ नहीं, लेकिन पेशेंट जो है हमें देखना है वो और भी वीक हो गया। And for a long time, the administration of even the smallest dose of the same remedy must not be thought of if we would not wish it to injure the patient. इसके बारे में फिर दोबारा सोचना भी नहीं, आपके रिपर्टरी के हिसाब से बार बार वही दवाई आ रही है, आप सोच रहे एक तो देके देखूं, मैं एक दवाई सिंगल छोटा सा दूंगा, बस एक ही ग्लोब्यूल या आधा ही देता हूँ काट के बीच में से, और इसके बारे में सोचना भी मत, अगर आपने पेशेंट को और ज़्यादा इंजर नहीं करना, क्योंकि वाइटल फोर्स की जो मेमोरी है उसमें चला गया भाई, दिस डोज दिस मेडिसिन इज एन एनिमी, उसको ज़्यादा तंग मत करना भी। बट इट हैपन्स मोर सो एवर दैट अ नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट डोजेस गिवन फॉर द सेम ऑब्जेक्ट in quick succession accumulate in the organism into a kind of excessively large dose with a few rare cases accepted, कुछ में काम कर सकती है, few rare cases accepted with similar bad results। तो छोटी डोज भी जब आपने बार बार दी वो एक लार्ज डोज ही बन गई। In this case, the vital force not being able to recover itself betwixt every dose, though it be but small, becomes oppressed and overwhelmed। तो betwixt मतलब between, हर डोज के बीच में वाइटल फोर्स ने अपने आप को कोप अप करना था। दिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने आपको बोला प्राइमरी एक्शन हुआ, वाइटल फोर्स ने अपना सेकेंडरी एक्शन देना था, वो देती उसके पहले हमने फिर से अगली दे दी, वो फिर देने की कोशिश करे, फिर से दे दी, तो जब वो दो तीन लगता है यही चीज है जो मेरे को इंजर कर रही है बार बार, तो उसी के अगेंस्ट हो जाती है। तो जो रिकवर करना था इटसेल्फ betwixt every dose, between every dose, though it be but small, becomes oppressed, वो oppress हो जाती है उससे और ओवरवेलम हो जाती है, एंड thus being incapable of reacting in a salutary manner, क्योर के मैनर में रिएक्ट नहीं कर पाती, आराम के मैनर में वो रिएक्ट नहीं कर पाती। इट इज नेसेसिटेटेड पैसिवली टू अलाउ इनवॉलंटरी द कॉन्टिन्यूस ऑफ द ओवर स्ट्रॉन्ग मेडिसिनल डिजीज, that thus been forced upon it, just in the same manner as we may every day observe from the allopathic abuse of large cumulative doses of one and the same medicine to the lasting injury of the patient। ठीक है ना, तो वो वाइटल फोर्स को उसको भी पैसिवली अलाउ करना पड़ता है, उसी तरह से जैसे वो एलोपैथिक मेडिसिन के अब्यूज को अलाउ करती है होने के लिए, बिकॉज इट हैज बिकम टू वीक, और ये एक लास्टिंग इंजरी बन जाती है, एक बीमारी और बढ़ जाती है पेशेंट में। नाउ देयरफॉर इन ऑर्डर whilst avoiding the erroneous method I have here pointed out, to attain the desired object more certainly than hitherto, and to administer the medicine selected in such a manner that it must exercise all its efficacy without injury to the patient, that it may effect all the good it is capable of performing in a given case of disease, I have lately adopted a peculiar method। उन्हें अब मेडिसिन देने का एक मैंने नया लेटेस्ट मेथड जो है वो अडॉप्ट किया हुआ है, पुराना वो सेंटर वहीं पे है, ये उन केसेस के लिए याद रखना है, जहाँ पे बहुत एक्यूट स्ट्रॉन्ग एक्यूट डिजीज चल रही है, सिवियर डेथ होने वाली है, या ऐसे क्रॉनिक डिजीज जहाँ पे रिएक्ट नहीं कर रही बॉडी ज़्यादा, बड़े लंबे समय से एलोपैथिक दवाइयों के साथ वो चल रहे हैं, तो उन केसेस की बात है अगेन, ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, तो बोला कि इस मेथड को, ये जो एरोनियस मेथड है जिसके मैंने अभी पॉइंट आउट किया, उसकी जगह पे मेडिसिन से एक एफिकेसी लेने के लिए, ताकि वो इंजरी भी ना प्रोड्यूस करे लेकिन इफेक्टिव भी रहे ठीक करने के लिए, मैंने एक नया मेथड अडॉप्ट किया है। आई परसीव दैट इन ऑर्डर टू डिस्कवर दिस ट्रू मिडल पाथ वी मस्ट बी गाइडेड एज वेल बाय द नेचर ऑफ डिफरेंट मेडिसिनल सब्सटेंसेस। जो मेडिसिनल सब्सटेंस हम दे रहे हैं उससे हम गाइडेंस लें, एज ऑल्सो बाय द कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। दोनों चीजें, मेडिसिनल सब्सटेंस एंड द कॉर्पोरियल फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है पेशेंट की,
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिजीज, और उसकी डिजीज कैसी है। इन 3 चीजों के ऊपर आपकी रिपीटिशन कैसे करनी है ऐसे केसेस में वो डिपेंड करती है। So that to give an example from the use of sulfur in chronic psoriatic diseases, the smallest dose of it can seldom be repeated with advantage even in robust patients and in fully developed psora oftener than every 7 days, a period of time which must be proportionally lengthened when we have to treat weaker and more excitable patients of this kind. ठीक है ना? Rarely, seldom, स्मॉलेस्ट डोज, जैसे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं कि सल्फर की हमने देनी है, पता है हमें पेशेंट रोबस्ट है, तकड़ा है, तो हम एवरी 7 डेज पे रिपीट कर सकते हैं ऐसी केसेस में, ऐसे डिजीजेस में, ठीक है। लेकिन ये टाइम बढ़ा देना चाहिए अगर हमें लग रहा है कि पेशेंट वीक है, वो उसकी एक्साइटेबल है, मेडिसिन की एक्साइटेशन को नहीं हैंडल कर पाएगा ज़्यादा। अब इस पे उल्टा है, हम देखते हैं पेशेंट वीक है, चलो जी दो बार 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 बार। डॉक्टर हनीमन बोल रहे हैं कि अगर पेशेंट रोबस्ट है, आपको लग रहा है कि भाई कर लेगा सहन, तो आप एवरी 7 डेज रिपीट कर सकते हो। लेकिन उल्टा है तो थोड़ा लेट, 15 दिन के बाद। इन सच केसेस वी वुड डू वेल टू गिव सच अ डोज ओनली एवरी 9 या तो 9, अभी इन बात दूसरे वाले की बात कर रहे हैं जहां पे वीक है, एवरी 9, 12 और 14 डेज, हर 7 दिन के बाद नहीं, या तो 9 दिन के बाद, अगर आपको लगता है उससे भी फेवरेबल नहीं है तो और लंबा कर दो, 12, 14 दिन के बाद, एंड कंटिन्यू टू रिपीट द मेडिसिन अंटिल इट सीजेस टू बी ऑफ सर्विस। और तब तक आप रिपीट करते रहो जब तक आपको लगता है कि सल्फर ने अपना काम करना बंद कर दिया है या ठीक हो गया केस। वी दस फाइंड टू अबाइड बाय द इंस्टेंस एग्जांपल ऑफ सल्फर, हम इसी के साथ चल रहे हैं आगे, दैट इन सोरिक in psoriatic diseases, seldom, fewer than 4, often however 6, 8 or even 10 such doses are required to be successively administered at these intervals for the complete annihilation of the whole portion of the chronic disease. बोले आप देखोगे कि 4, कभी कभी 6, 8, 10 डोजेस की रिक्वायरमेंट हुई हमें क्रॉनिक डिजीज में जो सोरिक ओरिजिन की हैं, और कंप्लीटली एनिलेट हो गई पूरी बीमारी, दैट इज इरेडिकेबल बाय सल्फर। ऐसी बीमारी जो सल्फर के साथ मैच करती है, सिर्फ उसी से रेडिकेबल हो पाएगी प्रोवाइडेड, ठीक है ना। ये है साथ में, ये नहीं भी सल्फर ही देनी है सारे हमें। तो मैं बड़ी बार एग्जांपल, तो मेरा एक दोस्त है, उसका कुछ महीने साल पहले फोन आया मेरे को, बोला यार अवतार, यार तेरे पास कोई सल्फर के लेक्चर या स्लाइड्स पढ़ी। हाँ हैं, क्यों, क्या करना। बोल रहा यार मैं ना, पेशेंट्स मेरे जो है ना, बोला क्लिनिक में, ओपीडी में, बोला 50-60% तो सल्फर से ठीक हो जाते हैं। अच्छा, और बाकी के 40% में मैंने सल्फर कैसे देनी है, मैंने वो सीखना तेरे लेक्चर से। मैं, जब तूने देनी सल्फर है तो उसमें सीखने वाली क्या चीज है, तू देता रहे सल्फर है, सबको ही सल्फर देता है ना, लेकिन 40% वो ठीक नहीं हो रहे। वो बोला कि उस उन केसेस में मैंने सल्फर देनी कैसे है, मैं जरा उसके बारे में मैंने स्टडी करनी है। अब ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ जाएगी, उस तक भी पहुंच जाएगी। चलो ठीक है। सो ये भी सल्फर ही देनी है सब में, प्रोवाइडेड ऑलवेज देयर हैड बीन नो प्रीवियस एलोपैथिक अब्यूज ऑफ सल्फर इन द केस, ठीक है ना, पुराना कोई सल्फर का अब्यूज नहीं होना चाहिए, तो वहां पे हम ऐसे कर सकते हैं। Thus, even a primary scabious eruption of recent origin, though it may have spread all over the body, may be perfectly cured in persons who are not too weakly by a dose of, यहाँ पे टिंचर सल्फर XO दिया हुआ है, मतलब सल्फर का टिंचर जो पोटेंटाइज्ड है, इज ना पोटेंसी, ठीक है ना। तो ये नहीं लेना क्योंकि ऐसे करते हैं, क्या करते हैं, देखो जी लिखा हुआ ऑर्गेनम लिखा हुआ है, सल्फर का टिंचर दे दो, वो आगे एक्स और थीटा छोड़ देते हैं कि पोटेंटाइज्ड फॉर्म में। अगर डॉक्टर हनीमन दोबारा आ जाए ना कहीं, वो ऐसी हालत करना है ऐसे लोगों की। गिवन एवरी 7 days इन द कोर्स ऑफ फ्रॉम 10 to 12 weeks, ठीक है ना।
तो जो अब देखो यहाँ पे और आगे वेरिएशन, तो जो और भी वीकली हैं और स्केबियस इरप्शंस हैं, किसी को प्राइमरी हुआ है, अभी हुआ है, ठीक है ना, प्राइमरी सिम्टम है उसका स्केबियस इरप्शन, तो ऐसे केसेस में और पेशेंट ज्यादा वीक नहीं है, तो वहां पे हम 7 days इन द कोर्स ऑफ फ्रॉम 10 to 12 weeks, हर 7 दिन में हम 10 से 12 हफ्ते के लिए सल्फर पोटेंटाइज फॉर्म में दे सकते, क्योंकि अभी प्राइमरी है ना, लेकिन आजकल ज्यादा मिलता नहीं है सिचुएशन, तब मिलती थी, हाँ आजकल तो गायब ही हो जाता है। अकॉर्डिंगली विद 10 or 12 such globules, so that it will seldom be necessary to aid the cure with a few doses of carboveg, again in a potentized state, also given at the rate of 1 dose per week without the slightest external treatment besides the frequent changes of linen and good regimen, ठीक है ना। बोले मोस्टली तो इससे ठीक हो जाता है अगर हम सल्फर ऐसे देते हैं प्राइमरी स्केबियस इरप्शन में, स्लाइटली सेल्डमली कभी कभी हमें जरूरत पड़ सकती है कार्बोवेज की कुछ डोजेस की, अगेन हर हफ्ते दिया हुआ, विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बिसाइड, बाहर से कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, विदाउट द स्लाइटेस्ट एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, सिर्फ क्या है चेंज ऑफ लिनन एंड गुड रेजिमेंट रखना है, साफ सफाई रखनी है, कपड़े रोज बदलने हैं, धोने हैं। When for other serious chronic diseases, लेकिन जब हम दूसरे chronic disease की बात करते हैं, also we may consider it requisite, as far as we can calculate, to give 8, 9 or 10 doses of tincture of sulfur in the potentized state. It is yet more expedient in such cases, instead of giving them in uninterrupted succession, ठीक है ना, to interpose after every second or third dose a dose of another medicine, which in this case is next in point of homeopathic suitableness to sulfur, usually hypersulf, and to allow this likewise to act for 8, 9, 12 or 14 days before again commencing a course of 3 doses of sulfur. But it not infrequently happens that the vital force refuses to permit several doses of sulfur, even though they may be essential for the cure of the chronic malady, or given at the intervals mentioned above to act quietly on itself. थोड़ा सा इसको समझना है। बाकी की क्रॉनिक डिजीज में डॉक्टर हनीमन बोल रहे हैं, वी मे कंसिडर टू रिक्विजिट, ठीक है ना, हम ये कंसिडर कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऐसी आ सकती है आगे आगे चल के, क्योंकि जैसे जैसे इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी डॉक्टर हनीमन ने क्रॉनिक डिजीज में दी हुई है, कि एक समय आता है जब सेकेंडरी सिम्टम्स जाने शुरू हो जाते हैं और प्राइमरी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब डॉक्टर हनीमन यहाँ तक पहुँचते हैं एफोरिज्म 245, 246, 247 तक, तो डॉक्टर हनीमन जो लिखा है उनको ये एक्सपेक्टेड है कि मेरे ये ऑर्गेनल पढ़ने वालों ने क्रॉनिक डिजीज पढ़ी हुई है, ठीक है, तो इसके बारे में जो एक बैकग्राउंड है वो वहाँ पे है। लेकिन मैं थोड़ा सा उसके इनसाइड दे देता हूँ। उसका इनसाइड क्या है कि कुछ क्रॉनिक डिजीज में, अदर जो सीरियस क्रॉनिक डिजीज है, ठीक है ना, हर क्रॉनिक डिजीज में नहीं, जो बहुत सीरियस है क्रॉनिक डिजीज, उनमें एक समय आता है, इसके बारे में डॉक्टर कैंट ने भी मेंशन किया हुआ है अपने सल्फर में मेडिसिन में, एक समय आता है जहां पे आपको सल्फर की कुछ डोजेस देनी पड़ती हैं, या अगर सल्फर काम करते करते बंद कर गई तो हीपर सल्फ की कुछ डोजेस देनी पड़ती हैं कुछ इंटरवल्स के ऊपर। क्यों? पहली चीज, द मेडिसिन जो सोरा था वो धीरे धीरे करके अभी कम हो रहा है एंड इट इज गोइंग इनटू मोर प्राइमरी फॉर्म, पहली चीज। दूसरी चीज, सल्फर एक रिएक्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है बॉडी में, हालांकि यहाँ पे डॉक्टर हनीमन ने कहा है कि बट it not infrequently, मतलब frequently happens that a vital force refuses to permit several doses of sulfur, vital force बर्दाश्त नहीं करेगी बहुत सारी डोजेस सल्फर की, even though they may be essential for the cure of chronic malady and are given at the intervals mentioned above to act quietly on itself, चुपचाप करके वो भी नहीं लेगी वाइटल फोर्स, लेकिन बोले कभी कभी जरूरी भी होता है, देनी पड़ती है सल्फर कुछ क्रॉनिक डिजीज में जो बहुत एडवांस हो गए हैं। तो जैसे जैसे पीछे आते हैं, क्यों आपकी ये दूसरी मेडिसिन की भी रिपीटिशन चल रही है बार 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 बार, तो एक लैक ऑफ रिएक्शन की स्टेट आ जाती है, फिर वहां पे कुछ डोजेस सल्फर की देनी पड़ती हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 1 वीक और 9 days और 12 days, ऐसे करके 2, 3, 8, 9, 12 और 14 days के इंटरवल पे सल्फर की बीच बीच में हमें डोजेस देनी पड़ती हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है, बट इट इज इन द कंप्लीटली डिफरेंट केसेस हैं ये।
दिस रिफ्यूजल इट रिवील्स बाय सम थ्रू द मॉडरेट सल्फर सिम्टम। अब ये रिफ्यूजल कैसे दिखाता है वो, कि वो खुद सल्फर के सिम्टम प्रोड्यूस करने शुरू कर देती है वाइटल फोर्स। मॉर्निंग डायरिया शुरू हो जाता है जो हम पढ़ते हैं सल्फर का, या वैसे इरप्शन आने शुरू हो जाते हैं जो जैसे हम सल्फर में देखते हैं कि स्केबियस ये और दिस थिंग, ठीक है ना, विच इट अलाउज टू अपीयर इन द पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। तो वहां से पता लग जाता है भाई अब वाइटल फोर्स कह रही है भाई इससे ज्यादा सल्फर की डोज नहीं देनी, तो वहां पे फिर क्या करना है, इन सच केसेस इट इज समटाइम्स एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर अ स्मॉल डोज ऑफ नक्स वोमिका इन अ पोटेंटाइज स्टेट, अलाउइंग इट टू एक्ट फॉर 8 और 10 डे। एक डोज देके उसको 8-10 दिन काम करने देना है, in order to dispose the system again to allow succeeding doses of the sulfur to act quietly। फिर उसके बाद हम सल्फर की कुछ डोजेस देते हैं ताकि चुपचाप उसके ऊपर असर होता रहे, एंड इफेक्चुअली अपॉन इट इन दोज केसेस फॉर विच इट इज अडेप्टेड। और ऐसे केसेस जहां पे अडेप्टेड पल्साटिला है, अब ये तो उन केसेस की बात कर रहे हैं जहां पे सल्फर वाज अडेप्टेड, सो इन दोज केसेस फॉर विच इट इज अडेप्टेड पल्साटिला इज प्रेफरेबल, बट द वाइटल फोर्स शोज द ग्रेटेस्ट, सॉरी थोड़ी सी मेरे से गलती, ये यहाँ पे एक नक्स वोमिका की बात हुई तो कुछ केसेस में पल्साटिला अडेप्टेबल होगी क्योंकि तब के सिम्टम्स के हिसाब से, ठीक है ना, बट द वाइटल फोर्स शोज द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू द सैल्यूटरी एक्शन अपॉन इटसेल्फ ऑफ द स्ट्रांगली इंडिकेटेड सल्फर। सबसे ज्यादा, अब थोड़ा सा समझो अगर इस चीज को, वाइटल फोर्स क्या है, वाइटल फोर्स इज अ फोर्स अगेंस्ट डिजीज फोर्स, डिजीज फोर्स के अगेंस्ट एक फोर्स है वाइटल फोर्स, ठीक है। तो जब डिजीज फोर्स आती है तो जो वाइटल फोर्स है वो उसको एक ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस देती है, रेजिस्ट करती है, तो ज्यादा नहीं फैलना है, थोड़ी सी जगह पे रख दूंगी तेरे को, स्किन पे चला जा जा, वहीं पे रह, एक ही पार्ट में रह, ज्यादा नहीं बढ़ने दूंगी, लेकिन यहाँ से कॉन्टिन्यूस इन्फ्लक्स हो रहा है डिजीज स्टेट का, लेकिन वो ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करके रख रही है, सोरा के अगेंस्ट एक ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है वाइटल फोर्स, दैट इज इट्स फंक्शन। अब सल्फर क्या है, व्हाट इज सल्फर, सल्फर में वो सारे सिम्टम है जो सोरा में है, सोरा का हर सिम्टम सल्फर में, तो जब उसको बार बार हम देते हैं तो वाइटल फोर्स उसको सल्फर को सोरा के सिम्टम समझ के, डिजीज्ड स्टेट के सिम्टम समझ के उसको भी ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस देनी शुरू कर देती है, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज लिखी है, बहुत अच्छे से लिखी हुई है कि वाइटल फोर्स शो द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस टू द सैल्यूटरी एक्शन, क्योरेटिव एक्शन, अच्छे एक्शन को रेजिस्टेंस देती है अपॉन इटसेल्फ ऑफ द स्ट्रांगली इंडिकेटेड सल्फर, एंड इवन एग्जिबिट्स मैनिफेस्ट एग्रावेशन ऑफ द क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज को एग्रावेट कर देती है, दो द सल्फर बी गिवन इन द वेरी स्मॉल डोज। इसीलिए बड़ी बार देखने को मिलता है कि खास करके स्किन डिजीज में सल्फर दी, सब एग्रावेट हो गया। डॉक्टर कैंटर ने बड़ी जगह लिखा हुआ है कि जो बहुत सिवियर केसेस हों, चाहे आपको लग भी रहा है कि सल्फर है दवाई, क्यों क्यों लगता होता है, क्योंकि तब ना जो सल्फर के प्रोमिनेंट सिम्टम है वो सब बाहर निकल के आए होते हैं। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है थाइसिस की, कि थाइसिस में आपको मॉर्निंग डायरिया भी मिलता है, थाइसिस में बैड ऑर्डर भी मिलती है स्किन की, थाइसिस में एक सेंसिटिवनेस भी है सेंसेस की, थाइसिस में आपको वो जो एक टिपिकल हंगर पैंग है सल्फर का, एम्प्टी ऑल गॉन सेंसेशन है, वो भी मिलता है, और पहले दिमाग में आती है सल्फर दे दो, और लेकिन ये कॉमनली ऐसी बीमारियों में आती हैं विच आर मोर सोरिक इन द सेंस कि उनमें जो सोरिक सिम्टम्स हैं, जो प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ सोरा है वो बड़े उभर के निकल के आते हैं, तो वहां पे मत दे देना, बिकॉज इट विल एग्रावेट द होल डिजीज। दो द सल्फर बी गिवन इन द वेरी स्मॉलेस्ट डोज, दो ओनली ग्लोब्यूल, एक ग्लोब्यूल दिया है आपने, लेकिन वाइटल फोर्स ने उठा के पूरी क्रॉनिक डिजीज की एग्रावेशन कर दी। of the size of a mustard seed moistened with the tincture sulfur in the potentized form be smelt, smell ही कराया आपने, दिया भी नहीं। if the sulfur have formerly, it may be years since been improperly given allopathic in large doses, खास करके जहां पे पुराने सल्फर का कोई ट्रीटमेंट चला हुआ है लार्ज डोजेस में, कोई मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में, ठीक है, और मोस्टली चला होता है स्किन डिजीज में, सल्फर का कोई ना कोई कंपोनेंट होता ही है स्किन डिजीज में, जो हम ऑइंटमेंट्स लगाते हैं अगर आप ध्यान से देखोगे, कोई ना कोई सल्फोरेट, कोई ना कोई सल्फ्यूनेट, सल्फोरेट, कुछ ना कुछ होता है उनमें, होगा ही होगा।
तो वो कारण बनता है कि जैसे ही आप डोज देते हो सल्फर के सारा निकाल के बाहर फेंक देती है। This is one lamentable circumstance that renders the best medical treatment of chronic disease almost impossible among the many that the ordinary bungling treatment of chronic disease by the old school would leave us nothing to do. एक इतना लेमेंटेबल, इतना शर्मनाक सर्कमस्टांस है कि सल्फर से वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो सकता था, लेकिन क्योंकि ऐसी पुरानी बंगलिंग की हुई है, कई साल पहले की हुई है, चाहे जो बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट है क्रॉनिक डिजीज का वो ही नहीं हो पाता इस वजह के साथ। इसलिए फिर डॉक्टर कैंट अपने ऑब्जर्वेशन में लिख देते हैं कुछ डिजीजेज ऐसी होती हैं, अब ये उन डिजीज की बात है बेसिकली, कि हम उसको क्योर कर ही नहीं सकते ऐसी बंगलिंग की वजह से, क्योंकि दिया फॉर एग्जाम्पल सल्फर दी ऐसे केस में तो फायदा कम करेगी, नुकसान ज्यादा कर देगी पेशेंट का, और पेशेंट भी माथे पे हाथ मारेगा कि भाई कहाँ होम्योपैथी ले ली मैंने। ठीक है ना। सो बाय द ओल्ड स्कूल वुड लीव, मैं अब आपको ये नहीं बोलूंगा कि सल्फर बड़े ध्यान से देना, नहीं, और ज्यादा कॉन्शियसली देना, और ज्यादा सीखना सल्फर के बारे में, और ज्यादा सीखना उसके बारे में, ताकि जब आप दो उठा करके हिट करें प्रॉपरली। ठीक है, तो इससे डर नहीं जाना कि अच्छा सल्फर दे दी तो बस गए, नहीं, देनी है। जहां पे सल्फर ने ठीक करना है वहां पे सल्फर ने ठीक करना है, और कोई दवाई कर ही नहीं सकती ठीक। फिर तो और ध्यान से हमने सल्फर की बारीकियों में जाना है, उसकी फिजिकल बारीकियों में, उसकी मेंटल, उसकी जनरल, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बारीकियों में, पहचान में आ जाए सल्फर ये पेशेंट। would leave us nothing to do but to deplore were there no some mode of getting over the difficulty. So ऐसे केसेस में अभी क्या करना है, जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लग रहा है भाई सल्फर है और पुरानी बंगलिंग हुई हुई है, इन सच केसेस वी हैव ओनली टू लेट द पेशेंट स्मेल अ सिंगल टाइम स्ट्रांगली एट अ ग्लोब्यूल, द स्मेल करवाना है सिर्फ, देना भी नहीं, इतनी माइन्यूट, एट अ ग्लोब्यूल the size of a mustard seed moistened with the mercurious metal X, ठीक है ना, potentized form and allow this olfaction to act about for 9 days. तो वहां पे हमने एक मर्क्यूरोसोल का दे देना है, स्मेल करवा देना है, और इस अल्फेक्शन को काम करने देना है 9 दिन के लिए, in order to make the vital force again disposed to permit the sulfur, ताकि वाइटल फोर्स जो है वो फिर से सल्फर को परमिट करे, अलाउ करे काम करने के लिए, या एटलीस्ट द ऑल्फेक्शन ऑफ सल्फर टू एक्सरसाइज अ बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑन इटसेल्फ। फिर उसके बाद जो है देखा गया कि सल्फर जो है वो अब बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जो डॉक्टर हैनेमैन ने हमें देखो, क्योंकि वो इतनी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुके थे प्रैक्टिस की, उन्होंने इतना कुछ देखा था, इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था, वो वहां पे जाके बात कर रहे हैं, हम अभी शुरू कर रहे हैं। तो इन चीजों को सबसे पहले नहीं करना शुरू कर देना, देव जी सल्फर एवरी 7 डेज एवरी वन हुआ तो चलो मरकरी तो है ही हमारे पास, नहीं, ये उन केसेस की बात है जो बहुत डिफिकल्ट है, जहां पे वाइटलिटी बहुत वीक हो चुकी है, सीवियर एक्यूट डिजीजेस हैं, ये सब उनके साथ रिलेटेड है। ठीक है, स्टार्टिंग में एफोरिज्म 245 याद रखना है, वहां से शुरू करना है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता जाएगा और आप भी ये सब कर पाओगे आगे आगे। ठीक है ना, जिनको 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, 5 साल लगा लो, वो ये चीज़ पढ़ेंगे, वो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। जिसको भी 1 साल भी नहीं हुआ वो ये चीज़ पढ़ेगा, बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पाएगा। कोई मेरे जैसा है, टाइम हो गया किए हुए, वो और ज़्यादा रिलेट कर पाएगा। कोई मेरे से भी आगे कर चुका है, वो शायद और भी ज़्यादा इन चीज़ों को रिलेट कर पाए। ठीक है ना, तो ऑर्गेन की अंडरस्टैंडिंग भी, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एटलीस्ट साल में एक बार ऑर्गेन जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर साल आप ऊपर जा रहे हो और आपकी ऑर्गेनन की अंडरस्टैंडिंग भी ऊपर जाती जाएगी। है ना, सो टू एक्सरसाइज अ बेनिफिशियल इन्फ्लुएंस ऑन इटसेल्फ, अ डिस्कवरी फॉर विच वी आर इंडेप्टेड टू डॉक्टर ग्रिस्लिक ऑफ कार्लसरूहे। तो उनको थैंक्स बोल रहे हैं डॉक्टर ग्रिस्लिक ऑफ कार्लसरूहे को, कि उन्होंने ये एक डिस्कवरी की कि ऐसे केसेस में अगर हम मर्क्सोल की एक डोज दे दें और उसको 9 दिन तक काम करने दें तो वाइटल फोर्स गेट्स रेडी टू बी एक्टेड बाय द सल्फर। ठीक है,
चलो ये काफी लंबा था फुटनोट। नेक्स्ट टाइम 247 से स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज को जो हमने, मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि ध्यान रखना है एज बिगिनर, एटलीस्ट पहले 5-6 साल इस चीज को आपने हमेशा ध्यान रखना है, क्या कि मेडिसिन तब रिपीट करनी है जब आप यू आर टोटली श्योर कि अब मेडिसिन का एक्शन खत्म हो गया मेडिसिन का एक्शन, फिर आपने रिपीट करनी है, अदरवाइज उसको रिपीट नहीं करना। क्यों नहीं करना, वो एफोरिज्म 245 में डॉक्टर ने हमें बता दिया है, ठीक है ना, कि उसका आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। सो जो मर्जी हो जाए, ये कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई कुछ भी कहता रहे, ये चीज से आपने हटना नहीं है। सिंगल डोज, स्मॉल डोज एटलीस्ट फायदा नहीं करेगी तो किसी का नुकसान नहीं करेगी, ये तो है, ठीक है। लेकिन ये बातें सुन के, ये चीजें पढ़ के, सप्रेशन के बारे में सुन के, ठीक है, अगर आप स्मॉल डोज दे दो तो यहाँ पे आपको डॉक्टर ने मैंने साफ सुथरे शब्दों में बोल दिया कि अगर आपने सिंगल डोज दी है, स्मॉलेस्ट ऑफ डोज दी है, कोई पेशेंट का नुकसान नहीं होगा, चाहे फायदा ना हो। और ये है द एक्सपीरियंस टेल्स अस कि ये होता है। नुकसान तब होता है व्हेन द डोज इज लार्ज, इट इज इररेशनली रिपीटेड। उसके बारे में भी आगे आगे की एफोरिज्म में बात होगी, आगे 2-3 एफोरिज्म इसी के बारे में करेंगे अगली बार। या बड़ी बार कोई पूछता है जी सर फिर अगर हमें हो कि हमारी दवाई ने काम नहीं किया या गलत है तो फिर उसको एंटीडोट, नहीं एंटी उसके बारे में बात आएगी। वो एंटीडोट तब करने की जरूरत नहीं पड़ती एंटीडोट, वो तब जरूरत पड़ती है जब आपने दवाई ही बार बार ठा 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 करके गलत दवाई दी है। फिर उसके जो होता है वाइटल फोर्स के साथ पढ़ ही लिया, उसके ऊपर एक एडवर्स रिएक्शन है, तो फिर एंटीडोट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वाइटल फोर्स हैज बिकम टू वीक टू फाइट ऑन इट्स ओन अगेंस्ट दैट इफेक्ट, ठीक है ना। तो जो एक बेसिक सिंपल हमने फंडा रखना है, वो जो 245 में लिखा है वही रखना है, उसके ना कुछ आगे ना कुछ पीछे। धीरे धीरे जब हमें हमारा एक्सपीरियंस सिखाता जाएगा, वैसे वैसे उसमें हम तब्दीलियां, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द केस, अकॉर्डिंग टू द स्टडीज वो करते रहेंगे, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन होगा तो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, अभी टाइम भी काफ़ी हो गया। थैंक यू सो मच।